निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा? उगते सूरज की भूमि किस राज्य को बोला जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए जल शक्ति मंत्रालय, खबर है 2 जून की पीआईबी। यहाँ पे देखिए उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश ने मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। और यहाँ पे पहली लाइन पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश द्वारा अपने यहाँ 100% घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वार्षिक कार्य योजना को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, और वैसे भी मैं बोल चुका हूँ इस बार कि जो जल जीवन मिशन है ये इस बार प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इस पर कई बार मैं क्वेश्चन भी बना चुका हूँ। अभी 2 दिन पहले भी क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ पे उगते सूरज की भूमि का जिक्र आया और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। दूसरा, संसद नए राज्य के सृजन के संबंध में राज्य विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है लेकिन किसी राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक, और ये इस बार के प्रीटी के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा क्वेश्चन। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? लक्ष्मीकांत में आपने जरूर पढ़ा होगा बच्चों ये। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक, सेकंड है संसद नए राज्यों के सृजन के संबंध में राज्य विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राज्य विधानमंडल अपना मत दे सकते हैं लेकिन संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट बोला है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, ये इतना बिल्कुल हाफ बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड हाफ है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये गलत है, वो परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, और ये उत्तर हुआ इसका बी। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए 2 जून की खबर है पीआईबी, प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। क्योंकि यहाँ राज्यों की स्थापना की बात हुई है तो मुझे लगा कि इसी टॉपिक को थोड़ा स्ट्रेच करके इस पे 2-3 स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो तेलंगाना के लोगों को बधाई दी गई। और कब है तेलंगाना का राज्य दिवस? ये 2 जून 2014 को इसको बनाया गया था तेलंगाना को। ठीक है, इसलिए 2 जून को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का कुल बागवानी अर्थात हॉर्टिकल्चर फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन वर्ष 2001-2 से लेके वर्ष 2018-19 तक निरंतर खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है। दूसरा, भारत में बागवानी फसल उत्पादन वर्ष 2018-19 में 300 मिलियन टन से अधिक रहा। अब आपको बताना इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताइए। ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ गलत। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले तो इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, फिर ये पूरा जो 2001-2 से लेकर 2018-19 की बात की जा रही है इसको भी पूरा देखेंगे हम। ये देखिए पहले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2 जून की खबर है, बागवानी फसलों के लिए 2019-20 का दूसरा जो अग्रिम अनुमान जारी किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं 2018-19 के अंतिम उसमें कितना उत्पादन दिखाया गया है? 310 मिलियन टन। तो बिल्कुल सही है, मैंने बोला 300 मिलियन टन से अधिक रहा, बिल्कुल सही है क्योंकि ये 310 मिलियन टन रहा। और जो इसके अधीन जो रकबा है वो दिखाया गया कितने मिलियन हेक्टेयर है, वो है
25.43 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये तो इसके अधीन रकबा हो गया और ये इसके अधीन हो गया उत्पादन। अब वो जो ट्रेंड एनालिसिस वाली बात की थी मैंने 2001-2 से 18-19 के बीच, उसको देखते हैं वो क्या सिचुएशन है। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो नीचे वाली लाइन है ये दिखा रही है टोटल, मैं लिख देता हूँ लाइन पे ही, टोटल हॉर्टिकल्चर, बागवानी को दिखा रही है ये। और जो ये ऊपर ये वाली लाइन है दूसरी, ये दिखा रही है टोटल फूड ग्रेन मतलब खाद्यान्न उत्पादन को दिखा रही है। ठीक है, ये खाद्यान्न है और ये वाला है बागवानी। अब मैंने बोला देखो ये 2001 से बात कर रहे हैं हम, 2001-2 से लेके और 2018-19 तक हमने बात की है यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या बोला, 2001-2 से लेके 2018-19 के बीच में लगातार हॉर्टिकल्चर अधिक रहा क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक 2000 अगर 9-10 की बात करें, यहाँ से थोड़ा पहले तक यहाँ की अगर देखो 8-9 तक, तो खाद्यान्न उत्पादन हमारा ज़्यादा रहा था हॉर्टिकल्चर से। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे 2011-12, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करोगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये बागवानी अधिक हो गया और खाद्यान्न वाला नीचे आ गया। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 2001-2 से 2018-19 तक लगातार बागवानी ज़्यादा रहा। नहीं, 2008-9 तक तो हमारा क्या था, खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा था बागवानी उत्पादन से, और उसके बाद 2011-12 के बाद से हमारा बागवानी ज़्यादा हो गया और खाद्यान्न से। तो अगर यूपीएससी स्टेटमेंट देके पूछे कि पिछले एक दशक में 2011-12 से लेके 2018-19 लगभग एक दशक हो गया, इसके बीच बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से ज़्यादा रहा, तो आपको यस करना है उसको। ठीक है, लेकिन अगर बात पिछले 2 दशक की आ जाए तब उसको यस नहीं करना कि उसमें जिगजैग है, कभी खाद्यान्न ऊपर गया है, कभी जो आपका बागवानी। ठीक है, और ये सारा जो प्रोडक्शन किस में दिखाया है, मिलियन टन में दिखाया गया है। तो आप फिर से देख सकते हैं मिलियन टन, ये 300 से ज़्यादा है, ये 300 है, और ये आ रहा है हमारा बागवानी। चले अब आगे, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और ये स्लाइड आप जो बच्चों ने लॉकडाउन मॉड्यूल देखा होगा, लॉकडाउन मॉड्यूल में अलग से 2 वीडियो पड़ी है, एग्रीकल्चर डेटा एनालिसिस। वहाँ पे पूरा मैंने पूरे भारत में जो भी हमारा कृषि क्षेत्र है उसके प्रोडक्शन को लेके, उसके एरिया को लेके, अलग अलग फसलों को लेके बहुत अच्छे इसी तरह से ग्राफ्स दिखा के मैंने पूरा एनालिसिस किया है। आप सभी को कहूँगा जो यूपीएससी पीटी देने जाने वाले हैं इस बार 2020 का, उन डेटा को, उन ग्राफ्स को अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहाँ पे लॉकडाउन मॉड्यूल में जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा जो यूपीएससी पीटी में इस बार आपके काम आएगा। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसको एनपीसी बोलेंगे हम, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एनपीसी टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन, ठीक है, अर्थात एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक घटक है। दूसरा, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। तीसरा, इसकी स्थापना भारत में उत्पादकता संस्कृति अर्थात प्रोडक्टिविटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई। अब आपको ये बताना है कि एनपीसी अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, और ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है? जवाब दीजिए, फिर देखेंगे कि क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसके साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि टोक्यो स्थित जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक घटक है, ठीक है, और ये जो एपीओ है, एपीओ ये इंटर गवर्नमेंटल अर्थात अंतर सरकारी घटक है, ये घटक निकाय है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी क्या है, संस्थापक सदस्य है। और काम क्या है इसका,
जो उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना है, लेकिन जो यहाँ मंत्रालय लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, ये मंत्रालय यहाँ पे गलत हो गया, मंत्रालय लिखा हुआ है एमएसएमई, जबकि यहाँ का जो मंत्रालय है एमएसएमई मंत्रालय नहीं है, इसका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, मंत्रालय की वजह से गलत हो गया, बाकी पूरा सही होता उसके अलावा कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल सही था ये। अब आगे चलते हैं, इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, ये देख सकते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो एनपीसी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कौन से मंत्रालय के अधीन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 2 जून की ये खबर है। तो अभी जो क्या है, पीयूष गोयल जी ने, जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है, परामर्श और क्षमता निर्माण सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शक्तियों का लाभ उठाए एनपीसी और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की है उन्होंने, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मंत्रालय हमें जरूर याद रखना है और उसका काम याद रखना है। तो काम तो क्या है, भारत में उत्पादकता की संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए अब आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे CTAP टैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CTAP को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं कोस्टा रिका ने लॉन्च किया। दूसरा, यह विश्व समुदाय के लिए कोविड-19 के संदर्भ में सूचना एवं वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराएगा। अब आपको बताना है कि CTAP के बारे में A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा, क्या है इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो CTAP को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं कोस्टा रिका ने लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। इस CTAP की फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा ये CTAP है क्या, और यह विश्व समुदाय के लिए कोविड-19 के संदर्भ में सूचना और वैज्ञानिक ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल कराएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी रैलीज टू सपोर्ट ओपन रिसर्च एंड साइंस टू फाइट कोविड-19, मतलब कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए ओपन रिसर्च, मतलब मुक्त रूप से अनुसंधान को और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उससे हम क्या कर सके, कोविड-19 से लड़ सके। उसके लिए एक पहल है, WHO एंड कोस्टा रिका लॉन्च लैंडमार्क कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो ये क्या हो गया, कोविड-19 को C से, टेक्नोलॉजी T, एक्सेस और पूल, तो CTAP हो गया ये हमारा। अब ये पूरी ये कहानी क्या है, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए लगाया है इसको आसान शब्दों में। ये देखिए, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है ये। तो कोस्टा रिका और WHO ने इसको लॉन्च किया है। सबसे पहले तो आप कोस्टा रिका की लोकेशन देख लेना, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ मैपिंग वाली क्लास में, वर्ल्ड मैपिंग में। कहाँ पे है कोस्टा रिका, अगर कुछ बच्चे जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के साथ बताइए कि कोस्टा रिका की लोकेशन कहाँ है। अब ये देखिए, ये है क्या CTAP, ये किस तरह काम करेगा, वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। किसमें, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, वैज्ञानिक ज्ञान को उपलब्ध कराने में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उपलब्ध कराने में। किसको, वैश्विक समुदाय को। किस संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में। और सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था कि इस तरह की पहल होनी चाहिए, वैश्विक समुदाय एक साथ मिलकर काम करेगा, किसमें, सूचना को साझा करने में, ओपन रिसर्च में, वैज्ञानिक ज्ञान को साझा करने में। तो वो प्रेसिडेंट थे कहाँ के है, मतलब कोस्टा रिका के मिस्टर कार्लोस एल्वारेडो ने। अब ये क्या करेगी, देखो ये इस पहल का काम क्या है, ये तेजी लाएगी किसमें, डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, कोविड-19 की मेडिसिन की तेज़ी से खोज हो, वैक्सीन आए, और या अन्य कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमें कोविड-19 से लड़ने में मदद करे। ठीक है, इसके लिए है ये CTAP। अब इसके जो पूरा ये हमारा एक्सेस पूल है, इसके अंदर 5 मुख्य एलिमेंट है। पहला कि जितने भी जीन अनुक्रम होंगे और डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाएगा, सबके सामने लाया जाएगा, और सरकारें और अन्य जो भी फंड देने वाले हैं, जो दवा कंपनियों को फंड देने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, वो भी है इसमें। उसके बाद संभावित टीकों के लाइसेंसिंग की व्यवस्था, उसके साथ नैदानिक उपचार और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियाँ, और उसके साथ है नवाचारी मॉडल को बढ़ावा देना। ये सारे इसके एलिमेंट है इस पूरे किसके, CTAP के। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। दूसरा, SPECS पैक्स
और तीसरा EMC 2.0। अब हाल ही में किस मंत्रालय ने उपरोक्त स्कीम की शुरुआत की है, मतलब इन सभी स्कीम की शुरुआत की है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी कौन से मंत्रालय ने शुरुआत की है इन स्कीम्स की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसको PLIS बोला जा रहा है। सेकंड है स्पेक्स और थर्ड है EMC 2.0। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय की स्कीम्स है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम लॉन्च है, ये लॉन्च की गई है। ओवरऑल जो टेलीकॉम और जो हमारे IT मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने बोला है कि 3 स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स को देश में बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए टोटल 4800 करोड़ रुपए का जो पूरा प्रावधान किया गया है। और 3 स्कीम्स आप देख सकते हैं कौन सी है, 3 स्कीम्स यहाँ पे नाम दिए सेम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, सेकंड है हमारी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसको EMC 2.0 भी कहा जा रहा है। तो 3 स्कीम अगर चर्चा में आए तो हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए इसके लिए इन 3 स्कीम को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्य वातावरण अर्थात आउटर एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और कन्वेक्टिव जोन। अब आप बताइए कि फोटोस्फीयर है, ये क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, कोरोना या कन्वेक्टिव जोन। ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कोरोना बोला जाता है। जो सूर्य के जो आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना बोला जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आज के द हिंदू की खबर है, नाउ मोर लाइट ऑन सन्स कोरोनल हीटिंग पजल, मतलब कोरोनल हीटिंग का जो एक पहेली बनी हुई है उस पर कुछ नया प्रकाश पड़ा है। ठीक है, तो इसी के चलते कोरोना जानना ज़रूरी है कि सूरज के किस हिस्से को कोरोना बोला जाता है, फिर वो हीटिंग पजल क्या है। तभी तो हम भाई वो सॉल्व हम तो नहीं करने जा रहे, वो वैज्ञानिक ही करेंगे, लेकिन हमें पता तो चले कोरोना होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग एट द पुणे आधारित एक नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, उसके जो कुछ अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने क्या है, छोटे छोटे टीनी जो वहाँ से रेडियो लाइट जो उत्सर्जित हो रही है, उत्पन्न हो रही है सन से, उनको उन्होंने क्या किया है, खोज किया है। और इससे बोल रहे हैं कि इससे की जो हमारी कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम है इसका समाधान हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में जो हमारे काम की है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स वेरीज अ लॉट फ्रॉम वन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सन टू अनदर, मतलब सूर्य की जो सतह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वेरी करता है उसकी स्ट्रेंथ, मतलब कहीं वो मजबूत है, कहीं वो उससे कंपैरेटिवली कमज़ोर है। बाय मोर देन ए फैक्टर ऑफ 1000, मतलब जिसमें 1000 फैक्टर का इसमें अंतर पड़ जाता है। लेकिन जो कोरोना इज़ हॉट एवरीवेयर, लेकिन उसमें क्या है, देखो सन के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड तो बदलता रहता है, कहीं मजबूत है कहीं वो कमज़ोर है, लेकिन जो कोरोना है वो हर जगह क्या है, वो हॉट है। सो दिस हीटिंग प्रोसेस हैज़ टू वर्क ऑल ओवर दी कोरोना। ठीक है, तो कह रहे पूरे कोरोना पे वो हीटिंग प्रोसेस काम करती है। ठीक है, इवन इन रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है वहाँ पे भी कोरोना हीट है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, कोरोनल हीटिंग पजल है। उसका मतलब ये किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल था। तब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना क्या है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, द सन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर, सन का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, संरचना और एटमॉस्फेयर। तो पहले तो हम सन के आंतरिक उस पे जा रहे हैं, संरचना पे। आप देख सकते हैं सबसे अंदर कोर है, इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर है रेडिएटिव जोन और सबसे ऊपर है उसमें है कन्वेक्टिव जोन। तो ये तो सन के अंदर की बात कर रहे हैं, जब सरफेस से सन के कोर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोर, फिर रेडिएटिव जोन और फिर है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तो ये भी यहीं लिखा है, द सोलर इंटीरियर फ्रॉम द इनसाइड आउट, मतलब अंदर से अगर बाहर की ओर चलेंगे सन में तो पहले कोर आएगा, फिर रेडिएटिव जोन है
और उसके बाद क्या है, कन्वेक्टिव जोन है। लेकिन अगर बात सन के सरफेस की, उसके एटमॉस्फेयर की करेंगे तो फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर आता है सबसे बाहर कोरोना। तो आप देख सकते हैं ये फोटोस्फीयर, बात एटमॉस्फेयर की कर रहे हैं, उसके बाद क्रोमोस्फीयर ये मैंने हाईलाइट किया है, और ये सबसे बाहर है कोरोना। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो ये सबसे आउटर वाला हिस्सा है कोरोना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जीईपी रिपोर्ट निम्नलिखित किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और इसको क्या बोलेंगे, विश्व आर्थिक मंच WEF को, पहले वाले को, फिर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड हो गया, और D है वर्ल्ड बैंक। तो अब आप बताइए A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। हर साल UPSC मिनिमम एक रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलरेडी रिपोर्ट एंड इंडाइसिस वाली जो लॉकडाउन मॉड्यूल की क्लास है उसमें बहुत सारी रिपोर्ट और इंडाइसिस कवर किए गए हैं, और उससे पहले भी हमारी MCQs में मैं लगातार ही करता आया हूँ। तो जल्दी बताइए, 2 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी के है, ये गलत नहीं होने चाहिए UPSC प्रीलिम्स में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये आज के द हिंदू की खबर है, 60 मिलियन कुड बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते 60 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी में धकेले जा सकते हैं, और ये बात कही गई है किसने, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड माल्पास, और ये रिपोर्ट जारी की गई अभी देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक सेड इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जो जून 2020 की रिपोर्ट है, इसमें बोला गया है कि पूरे विश्व स्तर पे कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो सिचुएशंस पैदा हुई है उसके चलते 60 मिलियन लोग गरीबी में धकेले जाएंगे। और यहाँ देखो लिखा क्या है, पार्ट ऑफ विच वाज रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। ये इस रिपोर्ट के इसके एक हिस्से को लॉन्च किया गया है ट्यूसडे के दिन, अर्थात कल। और यहाँ पे EMDEs अर्थात इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर स्पेशली वल्नरेबल, द रिपोर्ट सेज, मतलब कोविड-19 के चलते ये कंट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है, तो हमारे लिए रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो गई थी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे चांगपा समुदाय का संबंध निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? PT के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। बताइए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या असम? A, B, C या D? सही उत्तर क्या है? क्या होगा सही उत्तर बताइए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C, लद्दाख। ठीक है, आप देखते हैं ये प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, अनईजी फ्रंटियर रॉब्स लद्दाख्स हर्डर्स ऑफ पास्चर्स। ठीक है, अभी जो बॉर्डर पे हमारे लद्दाख में जो इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन की सिचुएशन बनी हुई है, उसी के चलते चांगपा कम्युनिटी चर्चा में आई है। ये जो खाना बदोश चरवाहा जो एक समुदाय है, ठीक है, तो उसकी बात की गई यहाँ पे, लद्दाख नोमैडिक हर्डिंग चांगपा कम्युनिटी। तो ये लोग अफेक्ट हुए हैं इस टेंशन की सिचुएशन से, और बेसिकली क्या करते हैं, ये पशुओं को चरवाते हैं, और जो ये पश्मीना जो ऊन है, पश्मीना जो गोट है, उसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। उनको चरवाहा, उनको मतलब ये क्या करते हैं, सीजनल, उनको जैसे ही समर आ जाएगा तो वो क्या करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं ना विंटर में और समर में, जो हिली एरियाज़ के अंदर, वो उससे जुड़े उस टाइप के लोग हैं। शीतकाल में नीचे की ओर आ जाते हैं और ग्रीष्मकाल में जाके अपने पशुओं को ऊपर पहाड़ियों के हिस्से पे चरवाते हैं। तो इसी के चलते ये चांगपा कम्युनिटी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ज़रूर लिखना। UPSC 2 बार इस तरह से कम्युनिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, जब उनकी इकोनॉमी पे किसी तरह का इम्पैक्ट आता है। तो ऑलरेडी UPSC अगर आप देखोगे शायद पिछले 10 साल के अंदर ही 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे अर्थात CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा।
दूसरा, इस परियोजना का निर्माण सिंधु नदी पर किया जाएगा। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए, ए, बी, सी या डी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, पहला कथन इसका मतलब सही हुआ हमारा। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रेमवर्क के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है, पीओके में। और जो इसका निर्माण है वो सिंधु नदी पर नहीं किया जा रहा है, वो किया जा रहा है झेलम नदी पे। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, अंडर सीपीईसी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना कितना 1124 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, और भारत इसका विरोध कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, चाइना अंडर द मल्टी बिलियन डॉलर सीपीईसी विल सेट अप ए 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? पीओके में। ठीक है, डेस्पाइट्स इंडियाज़ ऑब्जेक्शन, मतलब भारत के विरोध के बावजूद भी चीन इस काम को कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है, ये रहा, कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कौन सी इस पे बनाया जा रहा है? आप देख सकते हैं, झेलम रिवर पे बनाया जा रहा है। और एक तरह का क्या है ये, रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, मैंने समझाया है आपको रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। देखो, नॉर्मली जो रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें किसी तरह का कोई बांध नहीं, कोई बैराज नहीं बनाया जाता, ना ही जो बहते जल को रोका जाता है। ठीक है, तो इसमें जहाँ लिटिल और नो वाटर स्टोरेज इज़ प्रोवाइडेड, मतलब ना जल ना के बराबर स्टोरेज किया जाता है, या तो नहीं किया जाता, अगर किया जाता है थोड़ा बहुत ही किया जाता है, उसको रन ऑफ द रिवर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये आप जैसे ये ब्लू वाला ये क्या दिखा रखा है, ये स्ट्रीम दिखा रखी है। ठीक है, वाटर स्ट्रीम है। तो हमने यहाँ किसी तरह का कोई बांध नहीं बनाया, बस यहाँ से हमने एक वाटर डाइवर्जन का चैनल निकाल लिया और इसको क्या एक पावर हाउस पे ले गए। वहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था उसको, उसके लिए हमने वाटर को यूज़ किया और फिर से ये जल क्या आ गया, वापस आ गया और इधर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया और इसको हमने ट्रांसमिट कर दिया। तो ये होते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। मतलब हम किसी तरह का विद्युत उत्पादन के लिए हम स्टोरेज नहीं करते, पहली बात, और करते हैं तो नाम मात्र का करते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है रन ऑफ द रिवर। आगे चलते हैं। ये देखिए, आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें। पलमायरा इराक, मौसुल सीरिया, सिराज सऊदी अरब। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। और प्रायः ये समाचारों में चर्चा में रहते हैं, ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ऑलरेडी ये सारी साइट्स में वर्ल्ड मैपिंग में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित पर विचार करें। एक तरफ थे रोग और एक तरफ था कारण। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, अर्थात कोई भी सही सुमेलित नहीं। क्योंकि बात अगर इताई इताई रोग की करें तो वो किस कारण से होता है, वो कैडमियम संदूषण के कारण होता है, कैडमियम। फिर अगर योकाइची अस्थमा की बात करें, ठीक है, वो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये हमारा किस वजह से होता है, ये नाइट्रेट्स की वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए तीनों ही असुमेलित थे, कोई भी सही सुमेलित नहीं था और हमारा उत्तर हुआ डी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कल जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर कुछ ऐसे टॉपिक अभी आते छोटे छोटे, उन पे अगर एमसीक्यू बनाऊं तो मुझे लगता है फिर स्टेटमेंट बनाने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन वन लाइनर होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। तो आपसे मैंने पूछा कि मुझे वो शुरुआत करनी चाहिए, आपने बोला सर बिल्कुल करो। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ कुछ छोटी छोटी खबरें लेके आया हूँ, जो न्यूज़पेपर की है, हिंदू की रहेगी, इंडियन एक्सप्रेस की रहेगी, या पीआईबी की रहेगी, या ऑल इंडिया रेडियो की रहेगी। तो उसी में एक खबर है, देखिए, श्रीलेखा बिकम्स फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन केरला। तो केरल में प्रथम वीमेन डीजीपी बनी है कौन, श्रीलेखा। ठीक है, तो श्रीलेखा हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन टू टेक चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन केरला। तो किसी भी राज्य में सर्वोच्च पद होता है पुलिस का, और ये पहली महिला बनी है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि श्रीलेखा जो हाल ही में राज्य पुलिस प्रमुख बनी है वो किस राज्य में है, तो केरल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए,
हालांकि 2 दिन पुरानी खबर है, मैंने 1-2 स्लाइड रख ली थी, आज वाले भी कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास। ये नासा का जो ये देख सकते हैं स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के तहत अभी जो स्पेस एक्स ने जो क्या किया है, अपने फाल्कन 9 रॉकेट से इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे क्रू मेंबर्स को भेजा है। तो ये कमर्शियल स्पेस में ये कमर्शियल लॉन्चिंग हुई है, ये पहली बार कमर्शियल लॉन्चिंग है ये। तो आगे आने वाले टाइम में यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस के सेक्टर में उनको क्या मिलेगा, आगे बढ़ावा मिलेगा। तो ये फाल्कन 9 रॉकेट है, स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क आपने नाम सुना होगा, उनकी है ये। और ये नासा का स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन था। आगे चले, ये देखिए फिर एक और खबर है यहाँ पे, टाटा सन्स टू मैन्युफैक्चर श्री चित्रा इंस्टीट्यूट टेस्ट किट। देखो ये क्या है, ये खबर देख लेते हैं। जो टाटा सन्स है जो अपने आप में जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, उसने क्या बोला है, एक एग्रीमेंट में वो एंटर की हुई है किसके साथ, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें किसका वो कोविड-19 की टेस्टिंग किट को डेवलप करेंगे। और ये किस पे बेस्ड होगी, RTLAMP। RTLAMP क्या होता है, ऑलरेडी इस पर मैं MCQ की सीरीज में क्वेश्चन बना चुका हूँ। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिससे बोला जाता है कि बहुत जल्दी से और बहुत बेहतर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करती है कोविड-19 के टेस्ट का। तो टाटा सन्स ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट के साथ, उसके साथ मिलकर टेस्टिंग किट डेवलप करेंगे। तो यहाँ RTLAMP ये चर्चा में आया। अब आगे चलते हैं, फिर देखिए रानी रामपाल और मनिका को किसकी रेस में है, ये खेल रत्न। तो अभी कभी एग्जाम में आ जाए कि रानी रामपाल या मनिका का संबंध किस खेल से है। देख सकते हैं इंडियन वीमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, उनको राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, उसमें ये उसकी रेस में आई है। किसके द्वारा, हॉकी इंडिया के द्वारा। तो अगर रानी रामपाल का नाम आ जाए तो ये हॉकी से संबंधित है। और अगर ये सिलेक्ट होती है रानी रामपाल तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी होगी और हॉकी के खेल से इस तरह का अवार्ड प्राप्त करने वाली ये तीसरी जो इस प्रकार के खिलाड़ी होंगे। तो देखो अब से पहले जो 2017 में भी खेल रत्न पुरस्कार मिला था सरदार सिंह को। उसके बाद जो सेकंड है ये मनिका किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है मनिका बत्रा, इनको भी रिकमेंड किया गया है खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक और खबर है आज के द हिंदू से, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई सेकंड मोस्ट कॉमन कोरोना वायरस टाइप इन इंडिया। तो जो इंडिया में कोरोना वायरस का सबसे कॉमन टाइप है वो है A2A, लेकिन वैज्ञानिकों ने भारत में एक और टाइप को खोजा है और इसका नाम है A3I टाइप। ये कोरोना का एक और प्रकार है। ठीक है, तो अगर A3I टाइप आ जाए तो कोरोना का एक और प्रकार है ये भारत में, उसको उन्होंने साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। आगे चलते हैं, ये देखिए ट्रंप ने इनवाइट किया है मोदी जी को G7 समिट के लिए। अभी G7 समिट कहाँ होगी, वो US में प्रस्तावित है। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो नेक्स्ट G7 समिट में। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये भी बोला है कि G7 ग्रुप को एक्सटेंड किया जाए, तो उसके चलते भी ये चर्चा में आए थे। तो G7 समिट कहाँ होगी, प्रस्तावित है USA में, और मोदी जी को उसके लिए इनवाइट भी किया है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी खबरें हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं पसंद आया तो कोई नहीं, डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेकिन आप मुझे बताना ज़रूर। ओके, तो निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।